नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु काफी चर्चा में है। वहाँ से रोज कुछ न कुछ अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। In the DMK cadre is staging a massive protest in Chennai amid the ongoing controversy over Hindi imposition. This demonstration comes as Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has also released a video message. He sharpened his attack on the centre. He's accused the centre once again of pushing Hindi and Sanskrit in the state of Tamil Nadu. वहाँ की राजनीति अपने निम्न स्तर पर पहुँच चुकी है। नेता और उनके कार्यकर्ता हिंदी भाषा के विरोध में उतर चुके हैं और हिंदी भाषा में लिखे शब्दों को काला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी रेलवे स्टेशन, कभी बैंक, कभी डाकघर, कभी सड़क और सड़कों के किनारे लगे पोस्टर बैनर तक को बख्शा नहीं जा रहा है। उनको ये भी नहीं पता कि वो जिसको काला कर रहे हैं वो हिंदी भाषा नहीं बल्कि देवनागरी लिपि है। पर मैं ये मान कर चलता हूँ, जिन लोगों के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है, मतलब बेरोजगार हैं, उनमें ज़रूर स्किल की कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी या हो सकता है ज्ञान की भी कमी हो। और जिनको भाषा और लिपि का फर्क नहीं पता उनको मूर्ख ही कहा जा सकता है। அதாவது இந்தி பேசக்கூடிய மக்களுக்கான ஆட்சி தான் அது। இந்திய தமிழ்நாட்டில் திணிப்பது இந்தி பேச இளைஞர்களை। तो आज मैं उन बेरोजगार नेताओं और उनके कार्यकर्ता के लिए एक मैसेज लेकर आया। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार तमिलनाडु या कर्नाटक से संबंध रखता है तो कृपया करके ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ कड़वी बातें कही गई है जो कुछ नफरती चिंटुओं को बहुत बुरी लग सकती है। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि कुछ लोगों को बुरा लगे, बस दे डिजर्व। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय तमिलियन और कनाडिगा, आज मैं आपके लिए कुछ कड़वे संदेश लेकर आया हूँ। बीते कुछ दिनों से, ये यूँ कहें कि कई सालों से आपके प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम DMK है, हिंदी भाषा का डर दिखाकर तमिलनाडु जैसे राज्य में हिंदी बनाम तमिल का जो ढोंग रच रही है वो किसी भी तरीके से देश की एकता के लिए उचित नहीं है। ये सब एक राजनीतिक पार्टी करे तो एक बार को झेला भी जा सकता है, पर तमिलियन लोगों के सोशल मीडिया पे जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो भी सकारात्मक तो नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि राजनीतिक पार्टियों ने भी उतना ही जहर जनता के मन में भी घोल दिया है जितना जहर उस पार्टी की विचारधारा में है। नॉर्थ बनाम साउथ और तमिल बनाम संस्कृत, बस इन्हीं नकारात्मक विचारों के साथ कोई राजनीतिक पार्टी अगर लगातार राज्य की सत्ता में है तो तमिलनाडु के लोगों की भी विचारधारा पर शक होता है। हिंदी जैसी भाषा के प्रति तमिलनाडु के लोगों में भी नफरत दिखाई देती है। उनके पीछे का कारण भी राजनीतिक है, मुझे ये भी जानकारी है और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि हिंदी सुनकर तमिलनाडु के बहुत सारे लोगों के कानों में बवासीर हो जाता है और उनके कानों में से रुधिर की धाराएं बहने लगती हैं। अगर तमिल बनाम हिंदी और कन्नड़ बनाम हिंदी करके आपको ऐसा लगता है कि आपकी संस्कृति और आपका राज्य बहुत ज़्यादा उन्नति के पथ पर है तो माफ़ कीजिए, आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। पहले आपकी संस्कृति तमिल को क्रिश्चियन मिशनरी लगातार खत्म करने पर तुले हुए हैं। आपके राज्य के नेता जो आपको हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बरगला रहे हैं, वो नेता आए दिन पादरियों की शरण में बैठे दिखाई देते हैं। सुना है एक नई पार्टी का जन्म हुआ है तमिलनाडु में, जिसके मुख्य नेता जोसेफ विजय या विजय थालापति है। उनको लोग विजय थालापति के नाम से जानते हैं। परंतु जो बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत की राजनीति में किसी भी पार्टी के नेता के लिए यह अपनी जाति और धर्म को अधिक दिनों तक छुपा के नहीं रख सकता। तो हमें विजय के बारे में पता चला कि वो भी ईसाई हैं। अगर तमिलनाडु की जनता थोड़ा सा दिमाग लगाए तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी संस्कृति को हिंदी से कोई खतरा नहीं, बल्कि असली खतरा अंग्रेजी और ईसाइयत है। उनके लिए ये दोनों ज़्यादा खतरनाक है। DMK का एक प्रमुख नेता सनातन को गाली दे सकता है। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை கொண்ட இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது। वो भी एक ऐसे राज्य में जहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर है और उसके खिलाफ पूरे राज्य में कहीं कोई विरोध तक नहीं हुआ। ये दिखाता है कि आप लोग कितने ब्रेन वॉश्ड हो या डरे हुए हो। परंतु किससे?
अपनी सरकार से, उसी डीएम के सरकार से जिसको आपने वोट दिया था। ये तो रही आपकी संस्कृति की बात। अब बात करते हैं आपके यहाँ की एजुकेशन की हालत। जी हाँ, खबर आई थी कि आपके यहाँ पढ़ने वाले सरकारी स्कूल के बच्चे 2 अंकों की संख्या तक नहीं पहचान पा रहे हैं और ये हाल 10 में से 7 बच्चों का है। तो एजुकेशनल तो अलग ही स्तर का दिखाई दे रहा है। अब आपकी फेक सुपरमेसी तमिलनाडु फिजिकल डेफिसिट में पंजाब के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता, अर्थात आपके राज्य की इकोनॉमी की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने राज्य की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लेकर चल रहा है और आपके मुख्यमंत्री हिंदी वर्सेस तमिल का स्टूपिड मुद्दा लेकर चल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सा मुख्यमंत्री बेहतर संकल्प के साथ चल रहा है। वैसे भी आपको समझाने से क्या फायदा। इतिहास में आप लोग टेलीविजन, केबल, सोना, साइकिल के बदले वोट दिया करते हैं। वापस लौटते हैं हिंदी वर्सेस तमिल ब्लंडर पे। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लंडर ही है जो आपके साथ पिछले 209 वर्षों से हो रहा है। सन 1816 में ब्रिटिश अधिकारी के उठाए गए शब्द द्रविड़, जो कि संस्कृत ग्रंथ से लिए गए थे, ने आपको बताया कि आप हिंदू नहीं द्रविड़। और उस समय के अनपढ़ या डरे हुए लोग ये मानकर खुश हो गए और तभी से ये ब्लंडर लगातार आपके साथ समय समय पर होता रहा। पेरियार जैसे पाखंडी नास्तिक नेता, जो एक नेता था, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए समाज में जहर बोता रहा और तमिलनाडु के लोग उसको महान समाज सुधारक समझते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर समय समय पर ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं जिसने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए समाज में तोड़फोड़ किया है और समाज उसे ही महान बताने लगता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है राजनीति। बल्कि उल्टा उन नेताओं की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और लोगों को उनसे घृणा होनी चाहिए, जो समय समय पर समाज को तोड़ने का सफल प्रयास करते रहे। लोगों को ये समझना चाहिए कि एक नेता का काम होता है चुनाव जीतना और इसके लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में कितना द्वेष और नफरत का बीज बोया जा रहा है, फिर चाहे वो नेता पेरियार हो या स्टैलिन। खबर ये भी आई कि डीएमके के एमएलए और एमपी भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और कॉलेज का संचालन करते हैं और उन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है। स्टैलिन का पूरा परिवार और पार्टी के नेता हिंदी बोलना और समझना जानते हैं, और तमिलियन लोग अगर हिंदी बोलने और लिखने लगेंगे तो तमिल कल्चर खराब हो जाएगा। ये क्या मूर्खता नहीं तो और क्या है। बल्कि अगर तमिलियन हिंदी बोलने और लिखने लगेंगे तो उनकी विचारों की व्यापकता बढ़ेगी। पूरे देश में कहीं भी सरकारी या प्राइवेट जॉब के लिए भाषा उनके लिए कोई बाधा नहीं बन पाएगी। मानने वाले क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप चुनकर संसद में आकर बैठे, कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है। आप विकास की बात करिए, आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। तमिल युवाओं के लिए आगे बढ़ने के अधिक अवसर बनेंगे। एक तर्क और भी आता है कि जो अन्य राज्यों के लोग हैं, तमिलनाडु में रहते हैं या जीवन यापन करते हैं, वो तमिल क्यों नहीं सीखते। मैं अपने उदाहरण से आपको समझा देता हूँ कि जब भी लोग किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, वहाँ की भाषा को वो जरूर सीखते हैं या सीखना चाहते हैं और बोलने का प्रयास भी करते हैं, और उन्हें हर समय यही डर रहता है कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए और सामने वाला जिसको वो भाषा अच्छी तरह आती है उस व्यक्ति का मजाक न बना दे। बस यही डर मुझे भी था जब मैं रोहतक हरियाणा में रहता था। मैंने भी वो भाषा सीखी और बोलनी भी आती थी, पर जब कोई हरियाणवी व्यक्ति मेरे समक्ष होता था तो मैं भी भाषा बोलने में थोड़ा हिचकता था, और ये सब नेचुरल ह्यूमन नेचर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें थोड़ी कड़वी लगी होंगी, पर ये सत्य है और सत्य
कड़वा तो होता ही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता, पर फिर भी अगर भावना आहत हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।